दोस्तों नमस्कार। अभी इलेक्शन कमीशन का ऑपरेशन पूरा हुआ नहीं है। एसआईआर कई राज्यों में बाकी है। परिसीमन को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के बीच अभी भी बीजेपी या सरकार सहमति बना नहीं पाई है। इन सब के बीच जो चंदा चोरी थी या कहें आस्था का सवाल था, उसने पूरे के पूरे उस धारा को ही मटियामेट कर दिया जिसके आश्रय हिंदुत्व का परचम लहराया जाता था और खुद को उसी जगह खड़े कर कर इस देश में वोट जमा किए जाते थे। इस दौर में छात्रों का रवैया सीधे तौर पर देश के गृहमंत्री को कटघरे में खड़ा कर चुका है। इस दौर में कॉकरोच जनता पार्टी ने दुनिया को बतलाया दरअसल भारत में तबेले में भी स्कूल चलते हैं। उसके जरिए यह बात सामने आई कि भारत का एजुकेशन सिस्टम भीतर से कितना खोखला है और उस एजुकेशन को लेकर नौकरी की दिशा में बढ़ते हुए कदम, उसके बीच तो सिर्फ और सिर्फ करप्शन ही है, यानी पेपर लीक। उसके बाद इस देश ने यह भी देख लिया कि दरअसल इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर जो सवाल कभी इस देश में पैदा हुए नहीं थे, वह भी कल खुलकर सामने आ गए। और जब इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठ रहे थे, उस वक्त देश के गृहमंत्री दिल्ली में नहीं थे, वो बंगाल में थे, वो दूसरे मुद्दों पर गौर कर रहे थे। और इन सब के बीच सबने यह भी देख लिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ही हर उस मुद्दे पर इस दौर में खामोशी बरती जिसको लेकर बीजेपी सक्रिय है या फिर गृहमंत्री सक्रिय होना चाहते हैं। यहां तक कि लाल किले के प्राचीर से भी सिर्फ 34 सेकंड का वक्त दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, वह भी वंदे मातरम को लेकर, जो इस वक्त बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हो या फिर पार्टी के लिए सबसे बड़ा एजेंडा है। लेकिन उसके बावजूद भी पार्लियामेंट में ना तो प्रधानमंत्री ना गृहमंत्री की मौजूदगी इस मुद्दे को लेकर देखी गई। और इन सब के बीच यह भी सवाल है कि आखिर जिस कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में जंतर मंतर से शुरुआत की, यह इतिहास में पहला मौका था कि कोई सरकार के खिलाफ जुटने जा रहा है और उसको जुटने की इजाजत एयरपोर्ट जाकर बकायदा पुलिस अधिकारियों ने दे दी। उन्हीं पुलिस अधिकारियों ने जंतर मंतर पर लाठियां बांधी, पैलेट गन दागे। और उसी जगह को लेकर जब एफआईआर की बारी आई तो उन्हीं पुलिसकर्मियों पर एफआईआर भी दर्ज करानी पड़ गई। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच जो दो शख्स इस देश को चला रहे हैं, इस दौर में क्या दोनों की राह अलग अलग हो चुकी है या फिर एक ऐसी परिस्थिति सरकार के सामने आकर खड़ी हो गई है जहां पर किसी एक को शहमात दिया ही जाएगा और उस एक के आश्रय दूसरे की बिसात इस दौर में बिछ रही है या फिर दूसरा बिसात बिछा रहा है। इन दोनों परिस्थितियों में बीजेपी हो, संघ परिवार हो, नई कार्यकारिणी हो, उस नई कार्यकारिणी के बदौलत जो पुरानी कार्यकारिणी थी उसमें से जो हटे हुए जो चेहरे थे, जिनकी पहचान थी, सवाल उनके बीच भी है। नई परिस्थिति यहां तक आ गई है कि मंत्री बने कौन। जब ताकत मिलती नहीं है तो मंत्री बनकर आप क्या कर लीजिएगा। और अगर आप बहुत सीनियर होंगे या फिर आपको कोई नहीं जानता होगा, दोनों के बीच मौजूदा दिल्ली की सत्ता कोई अंतर देखती ही नहीं है। उल्टे खुले तौर पर जिसे कोई नहीं जानता है उसको जाने पहचाने चेहरे को हटाकर जब स्थापित किया जाता है तो इसका नजारा खुले तौर पर राज्यों के मुख्यमंत्री को देखकर हर किसी ने लगाना शुरू कर दिया। नया सवाल यह है, क्या एक ऐसी परिस्थिति में बीजेपी आकर खड़ी हो गई है जहां उससे ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। क्यों? क्योंकि सामने वही दो चेहरे हैं जो निर्णय लेते रहे हैं और उन्हीं निर्णयों के आश्रय यह देश चलाया गया है, उन्हीं के आश्रय चुनावी जीत हासिल की गई है। लेकिन अभी तो बहुत सारे काम अधूरे पड़े थे। उन अधूरे कामों को पूरा ना किया जाए तो एक झटके में किसी भी एक की कुर्सी गई तो पूरा सिस्टम ढहढहा जाएगा और बीजेपी गर्त में चली जाएगी। क्या वाकई ऐसी सोच आ चुकी है? मसला इस वक्त सिर्फ छात्रों का नहीं है, मसला सिर्फ एजुकेशन को लेकर नहीं है। मसला तो यह था कि प्रधानमंत्री की पूरी छवि जिस जंतर मंतर से घायल हुई और टेक्नोलॉजी के आश्रय या कहें सोशल मीडिया के जरिए
पूरी दुनिया ने जो देख लिया उसका नया नजारा भी बीते 24 घंटों में उसी जंतर मंतर से बिल्कुल नए तरीके से उभरने लगा है। इसे कौन रोकेगा? वो प्रधानमंत्री मोदी जो सामान्य वर्ग में जन्म लेते हैं, 1992 में जिसकी जाति को ओबीसी में डाल दिया जाता है, संसद में खड़े होकर के कहते हैं मैं तो अति पिछड़े समाज से आता हूं। अगर आप प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अति पिछड़े समाज से आते हैं और ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री खड़े होकर के कह देता है प्राइम मिनिस्टर इज द बॉस, उसके बाद भी हम सम्मान के साथ पूछना चाहते हैं, इतना सम्मानित होने के बाद आपको कि पिछड़ा खुद को बोलने का अधिकार दे कौन रहा है? आप एक व्यक्ति नहीं थे, आप हमारे प्रधानमंत्री थे। जब हमने आपको पिछड़ा नहीं माना तो आपने अपने आप को पिछड़ा कैसे मान लिया? जगह भी वही है, अंदाज भी वही है और निशाने पर वही प्रधान सेवक हैं जिन्होंने एक प्रधान को हटाकर यह मान लिया कि प्रधान सेवक की कुर्सी बची हुई है। लेकिन अब सवाल तो कमोवेश हर तबके के भीतर है। यह तबका कॉरपोरेट का भी है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों का भी है। यह तबका इस देश में बेरोजगारी के साए में जिंदगी जी रहे छात्रों के बीच भी है। और यह परिस्थिति इस देश के स्कूल से लेकर उन तमाम इंस्टीट्यूशंस के बीच समाने लगा है जहां वाकई यह सवाल बड़ा हो गया, बीते 12 वर्षों में आपने सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिसी पर ही काम किया, यानी चुनावी जीत कैसे हासिल की जाए उसी पर काम यह सरकार करती रही और नीचे से ऊपर तक मैसेज एक ही गया, ये दो चेहरे हैं तो चुनाव में कोई हरा नहीं सकता है। और यह अंदेशा किसी को नहीं था क्या वाकई महीने भर के भीतर या बीते 2 महीनों में जो परिस्थिति इस देश में एक एक करके हर मुद्दे पर खड़ी होती चली गई, वो मुद्दे राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि गैर राजनीतिक तौर पर उभर रहे हैं। और गैर राजनीतिक तौर पर उभरे हुए मुद्दों का समाधान 12 बरस की राजनीति के पास है ही नहीं। क्यों? एसआईआर, उसके मातहत इस देश में तकरीबन 18 से 24 करोड़ वोटरों को तो हट जाना चाहिए, अभी तक उस जगह तक पहुंचे नहीं है। परिसीमन, जो राजनीतिक प्रयोगशाला है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अब बिहार की बारी है, कुछ हद तक महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा भी आता है। वहां पर सीटों की तादाद जितनी बढ़ेगी और उस दायरे में अब बंगाल को भी लाने का प्रयास है, तो फिर उसके बाद दक्षिण के राज्य हो या दूसरे कोई भी राज्य हो, अगर उसी अनुपात में उनकी सीटें बढ़ भी जाए तो भी उन जगहों पर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सत्ता हमेशा के लिए आ जाएगी। काम अधूरा है, यानी एसआईआर भी अधूरा है, परिसीमन भी अधूरा है। और इन सब के बीच 12 बरस की वह कोर यात्रा जिसकी शुरुआत 1980 से हुई थी, जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर आंदोलन शुरू किया गया था, जब विश्व हिंदू परिषद ने बिगुल बजाया था, जब मंडल कमंडल की राजनीति इस देश पर छाई थी और उसके बाद संघ ने यह मान लिया था कि सब कुछ हमारा ही होगा, सब कुछ हमारे अनुकूल ही होगा। लेकिन किसे पता था कि अयोध्या में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और दूसरी तरफ प्रधान प्रचारक के तौर पर चंपत राय यही आपस में टकराते हुए दिखाई देंगे। यानी नागपुर और दिल्ली के बीच का टकराव क्यों ऐसी परिस्थिति में अब बीजेपी को लाकर खड़ा कर रहा है, जहां अब प्रधानमंत्री को भी सोचना पड़ रहा है। कल तक देश पीएमओ चलाता था, लेकिन अब मंत्री संतरी मायने नहीं रखता है, अब ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना होगा। इसीलिए नया ऑर्गेनाइजेशन और नए ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्रधानमंत्री का सीधा संवाद। लेकिन सवाल तो अब उसके आगे निकल चुका है। क्या इस जेनजी से संवाद नया ऑर्गेनाइजेशन जो बीजेपी का है वो बना पाएगा? क्या इस दौर में हर कोई अल्टीमेटम दे रहा है और उस अल्टीमेटम के सामने हर कोई नतमस्तक है? राहुल गांधी के अल्टीमेटम के सामने सरकार झुक गई। कॉकरोच जनता पार्टी के स्कूल ठीक कराने को लेकर दिए गए अल्टीमेटम को लेकर सरकारें झुकने लगी, काम पर आने लगी। तो क्या जो रसूख था, जो साख थी प्रधानमंत्री मोदी या पीएमओ की, और उन सब के बीच गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच की तालमेल की, वो डगमगाने लगी है? और ये बात अब शहरों से निकलकर
दूर इलाके, दुरुस्त इलाके, गांव तक चली गई है। आश्चर्य होगा आपको, चंपई सोरेन बहुत गाजे बाजे के साथ बीजेपी में लाए गए। वो बीजेपी के ही एमएलए हैं। जो झारखंड में हुआ, जो दिल्ली में हुआ, जो छात्रों की मांगे हैं उस पर बीजेपी का रुख कुछ भी हो, या फिर वह अब बातचीत की दिशा में बढ़ने की तैयारी कर रही हो, लेकिन चंपई सोरेन सरीखा शख्स भी कहने लगा, यह तो मनाइए कि छात्र भी अनुशासन में है। अगर उन्होंने अनुशासन तोड़ दिया तब क्या होगा? आप लाठियां डंडे बरसा जरूर रहे हैं, लेकिन सोचिए वह शांति के साथ बैठा है, देख रहा है, समझ रहा है। सोच के रखिएगा, जो हकीकत है उससे मुंह मत चुराइए। कितना अनुशासन में विद्यार्थी था, युवा लोग था, उनका भी हाथ पैर था, वो लोग भी हाथ पैर हिला सकता था, नहीं किया, लेकिन अनुशासन में रहा। ये तो जबरन वो लोग अपना झंडा लेके ये लोग को पीटने का काम किया, लेकिन जवाब नहीं दिया। इतना अनुशासन में विद्यार्थी, क्योंकि जानता है ये लड़ाई हमारा है, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, रोजगार की लड़ाई है, एक नॉन पॉलिटिकल का लड़ाई है। यानी स्थितियां विस्फोटक हो चली है, और यह परिस्थिति मौजूदा वक्त में सरकार को किस दिशा में खड़ा कर चुकी है, इसका अंदेशा इस बात से हो जाना चाहिए कि इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच कोई संवाद हुआ नहीं है। दोनों के रास्ते दो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरीके से समाधान खोजने में व्यस्त हैं। पीएमओ की तरफ से मैसेज बहुत साफ था गृह मंत्रालय को, समाधान खोजिए, रास्ता निकालिए। पार्लियामेंट के भीतर आप नहीं गए, लेकिन उसके बाद ऐसी परिस्थिति तो बनाइए जिससे लगे कि वाकई गृह मंत्री काम कर रहे थे और इन सब दिशा में वो क्यों सोचते। परिसीमन को लेकर उन्होंने घूमना शुरू किया, लगा सहमति बन रही है, लगा शरद पवार मचल जाएंगे, लगा स्टालिन साथ में खड़े हो जाएंगे। साउथ जोनल की मीटिंग में विजय को समझाया गया, बतलाया गया, लेकिन फिर बात बिगड़ने लगी। हर कोई जिन सवालों को खड़ा कर रहा है उसमें सवाल परिसीमन से आगे का यह है कि दरअसल आपकी साख और आपके द्वारा लिए गए निर्णय अब यह देश मानने को तैयार नहीं है। आप चेहरा बदल दीजिए, आप मुखौटे को हटा दीजिए। आप दरअसल इस देश में सवालों के दायरे में हैं। आपके जरिए कोई भी निर्णय लिया जाएगा, उसमें अगर हम शरीक हो जाएंगे तो फिर हमारी राजनीति कहीं की नहीं रहेगी। क्या यह कल्पना 2 महीने पहले की जा सकती थी? यकीनी तौर पर कोई नहीं यह कल्पना करता। तो फिर ऐसी परिस्थिति एक झटके में क्यों आ गई? और शायद इसीलिए अगर प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह, तीसरे नंबर पर कौन है कोई नहीं जानता, और शायद है ही नहीं। चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर कोई आपको नजर नहीं आएगा। आप कहेंगे नहीं 1 2 उसके बाद 100 गिन लीजिए, कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि 100वें नंबर पर खड़ा हुआ जो पॉलिटिशियन, जो बीजेपी का कार्यकर्ता होगा, उसको भी अगर पहचान 100वें नंबर की मिल जाएगी तो पता चलेगा कल वो हटा दिया गया। यानी बीजेपी के भीतर से अब ये सवाल आने लगे हैं, आपने पार्टी के भीतर की सेकंड लाइन खत्म कर दी। आपने बीजेपी के भीतर हर उस कार्यकर्ता को लेकर हाशिए पर ढकेल दिया जहां वो ये सोचता होगा कि मैं निगाहों में अपने काम के जरिए आ जाऊं। कोई सोचता होगा मेरा अपना वोट बैंक होगा, मैं पार्टी को मदद दूंगा। कोई सोचता होगा मैं अपने तौर पर फंडिंग इतनी कर सकता हूंगा। कोई सोचता होगा मैं रैली सफल बनवा सकता हूंगा। कोई मायने नहीं रखता है। कल तक ये बात पार्टी के भीतर चलती रही, दबती रही, मचलती रही। बीजेपी के हेडक्वार्टर हो, बीजेपी का पूरा फाइनेंस हो, देश भर में अलग अलग जगहों पर जिले दर जिले खुलने वाले बीजेपी के दफ्तर हों, अगर उस पर भी नजर डालिएगा तो पता चलेगा वह भी उस बीजेपी के हाथ में कुछ भी नहीं है। जो बीजेपी इस वक्त सोच रही है, दरअसल परिस्थितियां नाजुक है, कुछ तो बदलना होगा। ना बदलने की हट में इस दौर में क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच एक ऐसी मोटी लकीर है जिसको दोनों तभी पार करेंगे जब दोनों के पास कोई समाधान आ जाएगा? यानी वो गुजरात लॉबी जो इस देश के भीतर हर जगह पर फाइनेंस कलेक्ट करने में माहिर थी, और इस दौर में गवर्नेंस के वो तौर तरीके और ऑर्गेनाइजेशन के भीतर
जो पूरे तरीके से पूंजी पर कब्जा कर पाते हो, ताकत वहीं से मिलती है, वह भी इस दौर में धूमिल पड़ गया, क्योंकि साख डामाडोल हो गई। और यह साख डामाडोल क्या विपक्ष इस दौर में हावी होता चला गया? विपक्ष कितना हावी हुआ? कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए जेनजी इस देश में कैसे खड़ा हो गया? जो मुद्दे उभर रहे हैं वो नॉन पॉलिटिकल तरीके से पॉलिटिकल इफेक्ट करने लगे हैं। और इस दौर में कोई चुनाव हो या ना हो, चुनाव की जीत हार में क्या एक परसेप्शन ये बनने लगा है, यानी अब आगे कोई भी चुनाव आप जीतेंगे तो मैसेज यही जाएगा, जनता ने आपको वोट नहीं दिया, आपने वोट कहां से मैनेज कर लिए, क्या यह मैसेज जाएगा? यह मैसेज क्यों जाएगा? क्योंकि इस दौर में चाहे वो गृहमंत्री अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, आपसी संवाद इस देश के मुद्दों को लेकर हर जगह बंद हो चला है। पहले कुछ पाठ संघ पढ़ा देता था, उसने भी इस दौर में गजब की खामोशी ओढ़ ली। विशाखापट्टनम में मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन उन मुद्दों के आसरे दिल्ली को कोई छू पाए, इस पर खामोशी बरत ली गई। जो नया ऑर्गेनाइजेशन बना है उस पे कौन चर्चा करे, जब बीजेपी के नए अध्यक्ष जिसे बनाए गए उसको लेकर संघ ने खामोशी ओढ़ ली। कौन सा प्रचारक अब संगठन को संभालने के लिए बीजेपी में जाएगा, इस पर भी खामोशी ओढ़ ली गई। यानी जो तय करना है इस दौर की सत्ता कर ले, और सत्ता की उलझन यह है कि वह क्या फैसला ले, कैसे निर्णय ले, क्योंकि इस वक्त सामने ठसक के साथ राहुल गांधी स्ट्रीट लीडर के तौर पर खड़े हो गए हैं। सड़क पर आते हैं, जनता को साथ खड़ा करते हैं, जनता जमा होने लगती है, सरकार धीरे धीरे झुकती चली जाती है, और उसके बाद राहुल गांधी खुलकर कहते हैं यह तो अभी शुरुआत है। पर मैं आपको बस सर धन्यवाद करना चाहूंगा जो भी आप नहीं, अभी तो मैंने काम ही नहीं किया है। अभी ठहर जाओ, अभी तो शुरुआत है। आपको घबराना नहीं है। देखो, हिंदुस्तान के युवा है ना, उनको डरना नहीं, किसी चीज से नहीं डरना, लाइफ से नहीं डरना, धमकी से नहीं डरना, जो होगा होगा जी सर, बस इस अप्रोच से चलना है। आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके सामने सत्य है, सत्य को दबाया जा रहा है, नहीं दबाने देंगे। जी बिल्कुल। राहुल गांधी सरकार को वक्त देने के लिए तैयार नहीं है, और यह सरकार इस वक्त सिर्फ कुछ वक्त चाहती है। इस सरकार का मतलब मोदी और शाह है। दोनों ने यह मान लिया है कि खामोश रहिए, इस दौर में आप कुछ भी बोलिएगा तो फिर विस्फोट हो जाएगा, यानी पॉलिटिकल विस्फोट, यानी सोशल विस्फोट। और हर वो मुद्दा जो वोट बैंक के आसरे उनके साथ खड़ा था, अब वो खिलाफ होने लगा है, तो इसीलिए खामोशी बरतिए। लेकिन 5 बड़े सवाल इस वक्त गले की फांस वाकई बीजेपी के भीतर, सत्ता और सरकार के भीतर बन चुके हैं। पहला बड़ा सवाल तो यही है, जिस अंदाज में अब कॉकरोच जनता पार्टी चेतावनी देती है, चुनौती देती है, अल्टीमेटम देती है, और उसके बाद सत्ता सरकारों को झुकना पड़ता है। नया नजारा जयपुर का है। जयपुर में जिस तरीके से हमला हुआ और जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद राजस्थान के गृहमंत्री का जो अंदाज था, जिस ठसक के साथ बोल रहे थे, 12 घंटे बाद वो अपनी ठसक से पलट गए। दिल्ली की सत्ता ने खामोशी बरत ली। नए शिक्षा मंत्री ने कुछ नहीं कहा, बीजेपी ने भी उस दिशा में ध्यान देना बंद कर दिया। लेकिन एक क्षण के लिए जरा देख तो लीजिए इस अंदाज को। कोई कल्पना कर सकता था? इस देश के भीतर नेताओं की कतार है, छत्रपों की कतार है, किसी भी नेता का आप नाम ले सकते हैं, लेकिन क्या ममता बनर्जी, क्या तेजस्वी यादव, क्या अखिलेश यादव, क्या उद्धव ठाकरे, क्या शरद पवार, क्या स्टालिन, क्या उमर अब्दुल्ला, किसी का भी नाम इस दौर में छत्रपों के तौर पर लेते चले जाइए, लेकिन एक झटके में दीपके सामने आते हैं और कहते हैं अल्टीमेटम दे रहे हैं, और उनके अल्टीमेटम का असर ऊपर से नीचे तक होने लगता है। क्या कोई छत्रप इस तरीके का अल्टीमेटम देकर काम करा सकता है? शायद मुश्किल है। इसका मतलब बहुत साफ है, इस देश का राजनीतिक मिजाज बदल चुका है। इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां जो अभी तक राजनीतिक तौर पर हांकी जा रही थी, उसकी परिभाषा बदल चुकी है। सरकार को लेकर सत्ता के भीतर से उठे हुए सवालों पर खामोशी चाहे बरत ली जाए, लेकिन जनता के भीतर खामोशी बिल्कुल नहीं है। उसके भीतर होती हुई चरनी
दीपके उसकी नई पहचान है। कि अगर 48 आवर्स के अंदर उस स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है, उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो मैं खुद जयपुर आऊँगा और स्कूल के सामने बैठा रहूँगा जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है। और आप सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानते तो आप सभी लोग आइए जयपुर, और हम जयपुर में वैसे ही बैठेंगे जैसे हम जंतर मंतर पर बैठे हुए थे और पीछे नहीं हटेंगे। और इसके साथ जो सर्कुलर निकाला है जिसमें लिखा गया है कि कोई भी टूटी हुई स्कूल्स का फोटो ना निकाले, वीडियो ना निकाले, उस सर्कुलर को वापस लिया जाए। और बीजेपी वालों से मैं खास करके कहना चाहता हूँ, हम पर चाहे जितने अटैक कर लो, चाहे जितने हमले कर लो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू बैक ऑफ। पुराना वक्त होता, पुराना दौर होता तो अमित शाह खामोश करवा देते कॉकरोच जनता पार्टी या जेंजी को। अब पुराना वक्त नहीं है, इसीलिए अब संगठन जो नया बनाया गया उसमें तमाम कद्दावर नेताओं को लेकर कमेटियां बनाई गई। आप जाइए जेंजी से बात कीजिए, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां की सरकारों ने तय किया वो जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, स्कूल का भी दौरा करेंगे, यानी जन अल्फा से भी संवाद बनाएंगे और वातावरण ठीक करने की कोशिश करेंगे। पहली चुनौती सामने है। दूसरी बड़ी चुनौती उनके सामने इस वक्त उस पूरे के पूरे विपक्ष को अपने पक्ष में लाना है जहां पर परिसीमन पर सहमति बन पाए। लेकिन साख डामाडोल हो तो कौन सी पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी होगी? और अभी तक जो सहलाते हुए, समझाते हुए गृह मंत्री सोच रहे थे कि सब साथ आ ही जाएंगे क्योंकि सबकी फाइल तो पीएमओ में पड़ी है और उनके पास भी है, लेकिन अब फाइलों से भी डर हटने लगा है। यह स्थिति तो आ गई। उसको कैसे पाट पाएंगे, ये दूसरी चुनौती है। तीसरी चुनौती है कि जिस मंत्रिमंडल विस्तार की दिशा में बढ़ना चाह रहे हैं उसमें बीजेपी के भीतर भी यह सवाल है, मंत्री बनकर करेंगे क्या? ज्यादा ही निगाहों में आ जाएंगे, पावर मिलता नहीं है। और यही सवाल बीजेपी के सहयोगी दलों के भीतर भी है और यही सवाल उन नए नेताओं के भीतर भी आ गया है जिनको इस वक्त एनडीए में शामिल कराने की जद्दोजहद बीजेपी कर रही है, यानी गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जो गाहे बगाहे सहलाते हैं, आंच उस पर भी आ चुकी है। यह तीसरी चुनौती है। चौथी चुनौती एसआईआर को लेकर है। अगर यह मिशन पूरा नहीं हुआ तो फिर एक बार अगर ट्रिगर सुलगा तो उसके बाद राज्य दर राज्य परिस्थितियां नाजुक होती चली जाएगी। अभी जो 22 राज्य गिने जाते हैं, पता नहीं वो कब 2 राज्यों पर आकर अटक जाए। जो अभी प्रयोगशाला के तौर पर देखे जाते हैं, कहीं वह भी ध्वस्त ना हो जाए। अब उस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए वक्त जो चाहिए, ये चौथी चुनौती है। और पांचवी चुनौती खुद को लेकर है। ये खुद का मतलब 2 अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन दोनों का ध्येय एक है। 2 अलग अलग रास्ते, यानी एक चंदा चोरी के जरिए इस देश के भीतर जो मंदिर थे उसको टूरिज्म में कन्वर्ट करके उसके इर्द गिर्द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी कमाई पर जो गुजरात लॉबी का कब्जा होते चला गया, वो उज्जैन हो, वो अयोध्या हो, बनारस हो, वो आने वाले वक्त में मथुरा, कुछ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि उस पूरी धारा के भीतर जो कब्जा हुआ वो वैसा ही कब्जा है जैसे इससे पहले पॉलिटिकल रैलीज जो होती थी उसमें उस क्षेत्र के बीजेपी के कार्यकर्ताओं का योगदान होता था, कमाई उनकी भी होती थी। कोई डंडा, कोई झंडा, कोई कनात टांगता था, कोई एसी और कूलर लगवाता था, कोई सड़क बनवाता था, कोई कुछ काम करता था, लेकिन सब कुछ इस दौर में सिमटते चला गया। और यही स्थिति इस दौर के भीतर आस्था से जुड़ती चली गई और बात होते होते कमाई पर कब्जा करते करते दान पत्र भी अपने कब्जे में लेने की लड़ाई होने लगी। यह उस पूंजी की एक रेखा है। दूसरी रेखा इंडस्ट्रियलिस्टों और कॉरपोरेट की दिशा में जाती है। उसको भी सत्ता ने अपने अनुकूल कर लिया। और अनुकूल करने का मतलब यह है, जो करप्शन का समाजवाद था, जो पार्टी के भीतर कद्दावर नेताओं की साख थी, जो अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉरपोरेट के साथ रिश्ते थे, उनको लेकर जो अदावत होती थी, वो सब कुछ सेंट्रलाइज हो गया। और एक झटके में, ऐसा नहीं है कि सेंट्रलाइज का मतलब करप्शन खत्म हो जाना है, करप्शन और बड़ा हो गया। छोटे छोटे स्तर पर पैसे बंटने लगे, लेकिन सेंट्रलाइज होकर वो पैसे किसके हिस्से में किस तौर पर जाएंगे, इसको व्यापक दृष्टिकोण से समझें तो जिस तरीके से मंदिरों का जिक्र है,
जिस तरीके से रैलियों का जिक्र है, ठीक उसी तरीके से इस देश में एनओसी भी किस क्षेत्र में किसको दिया जाए और वहां से कौन सी पॉलिटिकल पूंजी पार्टी के पास आए, लेकिन पार्टी का मतलब अगर एक दो शख्स या एक दो लॉबी के इर्द गिर्द चीजें चल रही है तो वहां सिमटती चली गई। और एक झटके में जब इस देश की जनता ने सवाल खड़े किए तो सत्ता के हलक से जुबान गायब हो गई, वो निकल नहीं पा रही है। यही वो संकट है जिसमें संवाद भी बंद हो चला है, समाधान दिखाई दे नहीं रहा, विजन गायब है। 12 बरस का अथक प्रयास जो बनाया गया था प्रोपेगेंडा और प्रचार के जरिए, वह धू-धू करके जलता हुआ दिखाई देने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।